व्हाट वेंट रॉन्ग कि अल्टीमेटली हम तो चाहते थे कि दो ब्रदर इस्लामिक मुल्क आराम से सुकून से रहें, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने। इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भारत में बैठकर बात की कि जी हम तो वो कौम है जिसने बरतानिया को हराया और हमने रूस को हराया, अमेरिका को हराया। ये भी गलत बात है, तारीख को मसख ना किया जाए। कुछ मुबस्सरीन का ख्याल है कि ये जो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं वो पाकिस्तान के उस रिएक्शन की वजह से बैठे हैं जो हमने एज ए हार्ड स्टेट उनको दिया। कि चीन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसके साथ जो हमारी दोस्ती है वो हमेशा से है और शायद हमेशा रहेगी। देरीना ताल्लुकात हमारे हो गए अमेरिका के साथ, ऐसा तो हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया, लेकिन कुछ लोग इस पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को कुछ खदशात के साथ देख रहे हैं कि ये ताल्लुकात बहुत वक्ती है। जहां हम अगर कमजोर होंगे ये उसका फायदा उठाते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम एक इत्तेफाक राय बनाएं और इनके खिलाफ कोई किसी किस्म की भी इनको यहाँ पे मौका नहीं मिलना चाहिए। इरानी अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत खुशकिस्मत हैं और बड़ी खुशबख्ती की बात है कि आज एक बड़े काबिल कद्र मेहमान हमारे साथ वी एक्सक्लूसिव में मौजूद हैं। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे, सिफारतकारी का बेपनाह तजुर्बा रखते हैं। और जो मुल्की सूरत हाल है और बैनुल अक़वामी सतह पर जो पाकिस्तान का मकाम है और पाकिस्तान के जो खदशात हैं उनके हवाले से हम इनसे बात करेंगे। एजाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे बड़ी खबर तो यही हो रही है और उस पर तजिया चाहिए आपसे कि ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मुआहिदा हो रहा है, क्या आप इसके बारे में बहुत होपफुल हैं? क्या आपको लगता है कि ये अमन ले आएगा, दोनों ममालिक में दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, या आपके जहन में इस हवाले से कुछ शकूक है? मैं एक मोहताद हद तक ही उम्मीद रखता हूँ इसके बारे में, क्योंकि माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तालिबान का, वो अमूमन माहिदों की पासदारी करते नहीं रहे। सबसे बड़ी मिसाल तो 2020 फरवरी का मुआहिदा है जो उन्होंने अमेरिका के साथ किया था। तो उसकी जो तीनों बड़ी शिकें थी उनमें से किसी पर भी उन्होंने अमल नहीं किया। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि जहां हम डायलॉग करते रहें, बिल्कुल हमें भारत जैसी रविश नहीं लेनी चाहिए कि डायलॉग ही बंद कर दें। डायलॉग जरूर करें, लेकिन आप अपने बॉर्डर्स पर एहतियात करें। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्वर करते हुए जो हमने फयाजी दिखाई इतने सालों यहाँ पे मुख्तलिफ हवालों से, चाहे तजारत के हवाले से हो, चाहे महाजरीन के हवाले से हो, उस पर भी मेरे ख्याल में नज़रसानी साथ साथ करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल दुरुस्त है सर। सर मुझे ये बताइए, जो आपने कहा कि हमने इतने वर्षों तक मेजबानी की, बहुत सारे एहसानात भी किए और तारीख में 50 साल का तकरीबन अरसा है और उन एहसानात की एक तवील कहानी है। व्हाट वेंट रॉन्ग कि अल्टीमेटली हम तो चाहते थे कि दो ब्रदर इस्लामिक मुल्क आराम से सुकून से रहें, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने, लेकिन अफगानिस्तान इस सूरत हाल में भारत की जानिब चला गया। क्या हुआ, क्या है? इसके लिए थोड़ा सा तारीख में आपको जाना पड़ेगा। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ाद हो रहे थे तो उस वक्त शाह जाहिर शाह का ये ख्याल था कि ये इलाके हमें दे दिए जाएं दरिया सिंध तक के। जाहिर बात है बरतानिया ने वो बात नहीं मानी, लेकिन एक इनके अंदर एक गलत फहमी है कि इन्होंने शायद ये जो ड्यूरन लाइन बनी थी, जो बॉर्डर बना है पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये ड्यूरस में बना है, ड्यूरस में। ऐसा था नहीं, बल्कि ये अब्दुर्रहमान खान साहब ने 1893 में 12 नवंबर को ये माना और अगले ही दिन इसका लोया जिरगा से इसकी मंजूरी दी। फिर उनके बेटे 1905 में भी हुआ इसके ऊपर, फिर 1921 में उनके पोते अमानुल्लाह खान ने भी इसको माना। लेकिन ये एक खामखा का एक परसेप्शन उनको जो बन गया है कि जैसे वो हमारे इलाके जो हैं उनके समहाव वो हकदार हैं।
ये जो है ना, ये मेरे ख्याल में ये गलत फहमी की वजह से उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान की जब शमूलियत हो रही थी तो वाहिद मुल्क बनने का की बदनामी ली कि जिन्होंने इनकार किया पाकिस्तान के लिए। तो उस वक्त से आपने फौरन ही देखा 1947 के बाद कांग्रेस के पंडित नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने पश्तूनिस्तान का स्टंट शुरू किया, काफी साल वो चलता रहा। तो ये जो गलत फहमियाँ अभी भी उसके बाद तमाम जो अफगानिस्तान में हुकूमतें आई हैं सब ने ये पाली है। तो ये एक बहुत बड़ी एक वजह है दोनों मुल्कों के दरमियान बदगुमानी की। दूसरी, जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भारत में बैठकर बात की कि जी हम तो वो कौम है जिसने बरतानिया को हराया और हमने रूस को हराया, अमेरिका को हराया, ये भी गलत बात है। तारीख को मसख ना किया जाए, क्योंकि अगर आप तारीख देखें तो 1878 से 1880 तक जो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर थी उसमें बड़ी शिकस्त हुई थी अफगानिस्तान को, और जिसके बाद ही ये ड्यूरल लाइन मानी गई, क्योंकि बरतानिया उस वक्त जारिस्ट रशिया के साथ एक बफर जोन बनाना चाहता था तो वो उन्होंने बनाया। तो ये इसी तरह रूस जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका अगर मदद ना करते अफगानिस्तान की तो रूस नहीं जाने वाला था। और अमेरिका भी जो गया है वो अपनी उस पे गया है, क्योंकि उनकी दाखिली सियासत ये कह रही थी कि बाहर की दूर बांध की जंगों से निकलो। प्लस वो हमें भी बदनाम करते, सॉरी बदनाम तो नहीं, हमें इल्जाम देते थे कि आपने तालिबान को इतनी मदद की है, उतनी हमायत की है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे उन कब्जा नहीं कर सके। तो चुनाचे इस तरह के जो हकायक आपने फर्जी किस्म के बनाए हैं ये भी ठीक नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो नस्ली भी नहीं है और ना ये मजहबी है। नस्ली इस लिहाज से नहीं है कि पश्तूनिस्तान जो पश्तून हैं लोग वो यहाँ पे कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में अफगानिस्तान की बनस्बत। अफगानिस्तान में तो सिर्फ 40% पश्तून है, बाकी ताजिक, हजारा, उज्बेक वगैरह हैं, और पाकिस्तान में उनकी तादाद कहीं ज्यादा है। तो ये किस किस्म का घुमंड है कि आप पाकिस्तान के पश्तूनों के लिए बोलते हैं, आपको क्या बोलने का हक है? और ना ही मैं, जबकि पाकिस्तान के पश्तून बहुत ही वफादार पाकिस्तानी हैं। यहाँ पे रेफरेंडम हुआ था NWFP में, इस वजह से हमें तो कोई किसी किस्म का गलत फहमी नहीं है, उधर ही है। दूसरा, मजहबी भी इसलिए नहीं है कि वो जिस किस्म का ब्रांड इस्लाम का वो फॉलो कर रहे हैं वो उनका अपना ही कोई ब्रांड है, क्योंकि हम तो बड़े मोतजिल मुतवाजन तरीके से इस्लाम को देखते हैं, इस्लाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं और समझते हैं कि इस्लाम सारा का सारा मजहबी तवाजन का है। पूरा कुरान मजीद जो है वो इसकी हदायत भी इसके मुताबिक देता है। तो ये सारी वजूहात मिलकर मेरे ख्याल में ये इसकी वजह बनी। और आखिर पे सिर्फ एक और वजह बता दूं कि ये जो जियो पॉलिटिक्स है उसका भी इसका अमल दखल है कि हिंदू जो भारत है उसने ये हमेशा से ये समझा कि अफगानिस्तान के जरिए अगर हम उनकी सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ अगर हम कोई मसाइल खड़े करें तो एक डबल स्क्वीज हो जाएगी, यानी मशरक से हम और मगरब से अफगानिस्तान। तो वो भी एक अमल दखल उसका जारी है। और इस दफा भी आपने देखा कि जब इनके वजीर खारजा वहां मौजूद थे, एन उस वक्त उन्होंने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी वजूहत की वजह से अभी तक इनके साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं 1947 से लेकर आज तक नॉर्मल नहीं हो सके हैं। सर, लेकिन कुछ वाकयात शवाहिद ऐसे हैं जो बड़े अफसोसनाक हैं, जिसमें अफगानिस्तान के जरिए भारत की शमूलियत हमें नजर आती है। भारत मुलविस नजर आता है पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात में। जाफर एक्सप्रेस इसके सिलसिले में एक बड़ी खौफनाक एग्जाम्पल है। जिस वक्त वो सानहा हो रहा था तो उस वक्त भी वो लोग अफगानिस्तान से राब्ते में थे और देवर बैक्ड बाय द इंडियन एजेंसीज। तो ये सूरत हाल किस तरह अब इसको रोका जा सकता है? इस माहिदे के जरिए आपको यूं लगता है कि इस सारी साजिश का कला कमा हो जाएगा? इतनी आसानी से तो नहीं होगा ना। आप अगर देखें तो उसकी बड़ी जड़ें गहरी हैं इन भारत की वहां पे अफगानिस्तान के रास्ते करने की, और उसके बड़े सबूत हुए हुए हैं, हमारे पास हैं। एक किताब थी, माई एनिमीज एनिमी, अविनाश पालीवाल ने ये किताब लिखी है। उसमें बाकायदा उन्होंने बड़ी तफसील से डॉक्यूमेंट किया है कि किस तरह इन दोनों मुल्कों की इंटेलिजेंस बलूचिस्तान के अंदर मुश्किलात पैदा करती थी, टू स्टर ट्रबल इन बलूचिस्तान, ये उनकी कोट एंड कोट है। इसी तरीके से अमेरिका के एक सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे, चक हैगल, सेनेटर भी थे। उन्होंने भी एक बयान दिया था 2011 में, एक यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा में। उन्होंने कहा था कि हमारे
जो भारत है वो अफगानिस्तान से कई सालों तक इट हैज फाइनेंस्ड प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान। फिर मैं आपको बताऊं कि इवन ये जो इनके एक थे स्पोक्समैन एहसान उल एहसान, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट में ये यही कहा था। तो इसके अलावा पाकिस्तान के पास बतेरे सबूत हैं कि आप भारत को ये जगह दे रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान बहुत ज्यादा इस मामले में हसास हो गया है। और वो ये कहता है कि भाई ये मुआहिदा, आज भी मैं वजीर दिफा को सुन रहा था, वो यही कह रहे थे कि भाई ये मुआहिदा उसी वक्त तक कायम रहेगा जब तक आप टीटीपी को अपनी इजाजत नहीं देंगे कि भाई पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करे। हमारे लोगों का खून बह रहा है। 2021 से जब से ये इक़्तिदार में आए हैं, हर आने वाला साल ज्यादा खूनी साबित हुआ है। और 2024 में तो सारे रिकॉर्ड पुराने जो है ना वो टूट गए। अगर पाकिस्तान 10,000 से ज्यादा ये हमले कर चुके हैं, और अगर पाकिस्तानियों का खून इस तरह बहता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि इस हुकूमत की भी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो इकदाम करें जो उसके लिए करने चाहिए। तो मैं इसीलिए ये कह रहा था आपको कि एक तरफ हमें बॉर्डर पे भी चौकन्ना रहना होगा क्योंकि ये वादे का पास नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ हमें जो दूसरे बहुत सारे मामला हैं, महाजरीन के, ट्रांजिट ट्रेड के, यूनिवर्सिटियों के, अस्पतालों के, ये सारे मामला जो है ना इनके ऊपर भी दोबारा नजर डालनी होगी। एक इशू क्लियर नहीं है, वो ये है कि अफगान हुकूमत जो, जिसे हम अबूरी अफगान हुकूमत कहते हैं, वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है या पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है? क्या वो दहशत गर्दों को पनाह गाहें फराहम करती है या दहशत गर्द उनके कंट्रोल में नहीं है? तो ये जरा क्लैरिटी बताएं। मेरे अपने तखमीने के मुताबिक दोनों चीजें हैं जी। ठीक। यानी ये एक तो कैपेसिटी का भी इशू है। उसकी वजह यह है कि इनको शायद ये ख्याल है कि टीटीपी को अगर हमने ज्यादा सख्ती की तो कहीं वो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस आईएसकेपी में ना शामिल हो जाए और हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करे। आईएसके अगर आपको याद हो तो जब ये 2021 में अमेरिकी जा रहे थे तो एबी गेट उन्होंने एक बहुत बड़ी बॉम्बिंग की थी, कई अमेरिकी और बहुत सारे अफगान जो है उसमें मारे गए थे। तो एक तो उनकी ये डर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा मसला जो है वो विल का है। उसकी वजह यह है कि ये समझते हैं कि ये टीटीपी हमारे साथ इतने सालों तक लड़ती रही, तो चुनाचे अब हम इनको कैसे छोड़ सकते हैं। और टीटीपी मुल्ला अमर के ही तकरीबन जो अकीदा है उसको ही फॉलो करते हैं। इस वजह से ये दोनों बातें होंगी, हमें इन दोनों बातों को एड्रेस करना पड़ेगा। कहीं मैंने एक और इंटरव्यू में कहा था कि इस दफा कंधार से भी इंश्योरेंसेज आनी चाहिए, सिर्फ काबुल से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें हर लिहाज से ये मामला जो है वो दहशतगर्दी का रोकना ही रोकना है। सर एक बात, एक नई स्ट्रेटजी हमने देखी है। हम माजी में हमारे यहाँ दहशतगर्दी के हमले होते थे और अफगानिस्तान की तरफ से ही उसकी जड़ें मिलती थी, और उसके बारे में हमारा रवैया थोड़ा सा माजरत खाहाना सा होता था। हम ताज़ियत के पैगाम चलाते थे, हम अफसोस का इजहार करते थे, हम कहते थे, दावे करते थे कि हम दहशतगर्दों की कमर तोड़ देंगे। इस तरह की बातें होती थी, उस वक्त तक होती रहती थी जब तक कि दहशतगर्दी का हमला दोबारा ना हो जाए। इस दफा हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज हुई है कि हमने रिएक्ट किया है अपने यहाँ होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से। और कुछ लोगों का, कुछ मुबस्सरीन का ख्याल है कि ये जो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं वो पाकिस्तान के उस रिएक्शन की वजह से बैठे हैं जो हमने एज ए हार्ड स्टेट उनको दिया है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सदर सद इतफाक करता हूँ इससे। अम, आप ये देखें कि हमारी मशरकी सरहद पर 2016 में उन्होंने जारियत की क्रॉस एलओसी, 2019 में उन्होंने बालाकोट पर हमला किया, हमने उनका पायलट पकड़ा और उसको छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा ये खैर सगाली नहीं है, हम तो कत्ल की रात होती अगर आप ना करते। गोया हमारी खुशदिली को भी उन्होंने या खैर सगाली को भी उन्होंने कमजोरी समझा। लेकिन जब ये 2025 मई में ये हुआ, और जब पाकिस्तान ने, उनका ये ख्याल था ये पाकिस्तान अब भी जवाब नहीं देगा, लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाब दिया और ठोक बजा कर दिया, तब समझ आई उनको कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। और सिर्फ उनको नहीं आई, अमेरिका, चीन, गल्फ की रियासतें, मशरक वस्ता, यूरोप, सब के सब पाकिस्तान की कदर करने लग गए। पाकिस्तान के अपने अवाम की नजर में अपने ही वतन की ज्यादा कदर होने लग गई। इसी तरीके से अफगानिस्तान में है।
अगर आप यही करते रहते जो आप पहले करते थे कि नहीं शायद ये मान जाएंगे, शायद ये हमें अभी कर दिया है, इतना बड़ा वाकया कर दिया, अब इतना बड़ा नहीं करेंगे। आपको याद होगा दिसंबर 2014 में एपीएस स्कूल था पेशावर में, उसमें मासूम बच्चों को 138 के करीब मासूम बच्चे और उनके टीचर्स, उनको बहिमाना अंदाज से कत्ल किया था। कौन है ऐसा शख्स जो किसी भी वजह से मासूम बच्चे का कत्ल कर सकता है? तो चुनाचे इस दफा ये लाजम हो गया था कि आप जवाब दें, और अब आपने जब जवाब दिया है तो ये एकदम से खुद बातचीत पे भी उतर आए हैं। और आप ये देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि जब तक आप अपनी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, आपका डायलॉग जो है, डिप्लोमेसी कामयाब नहीं होती है। याद रखिए कि जो डिप्लोमेसी है और ताकत का इस्तेमाल है, ये एक ही सिक्के के दो रुख होते हैं। जब ताकत का इस्तेमाल कर लिया जाए तो डिप्लोमेसी बेहतर हो जाती है, और अगर सिर्फ सिर्फ डिप्लोमेसी पे इख्तियार किया जाए तो अगले फिर ताकत का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो इसको कमजोरी गर्दानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पैगाम पहुंचा होगा वहां पे, और अब वो नहीं करेंगे। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि चूंकि वो वादा खिलाफी करते रहे हैं, आपको चौकन्ना रहना चाहिए और आपको तुर्की बतुर्की जवाब देना चाहिए। ये अब हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है कि हमारे लोगों का खून बहता चला जाए। जब थोड़ा सा बात करते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के, हमने एक जंग हिंदुस्तान से उस जंग में फतह हासिल की, उसके बाद दुनिया का नुक्ता नजर पाकिस्तान के बारे में तब्दील हो गया। खास तौर पे अमेरिका का नुक्ता नजर, तो खित्ते की सबसे बड़ी ताकत अब पाकिस्तान को समझा जा रहा है। जिस तरह के देरीना ताल्लुकात हमारे हो गए अमेरिका के साथ, ऐसा तो हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया। लेकिन कुछ लोग इस पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को कुछ खदशात के साथ देख रहे हैं कि ये ताल्लुकात बहुत वक्ती है, अफगानिस्तान में बैकग्राउंड एयरबेस के हवाले से है। इस हवाले से कुछ बताइए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा ही ट्रांजैक्शनल रहे हैं, वक्ती रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि जैसी ये कोई भी सुपर पावर होगी, वो अपने मफादात की खातिर अपनी खारजा पॉलिसी चलाती है। और जब मफादात हमारे और उनके मिले, जो 3 बार मिले, 1960, 55, 50, 60 की दहाई में मिले, फिर उनकी 80 की दहाई में मिले, फिर 2000 की दहाई में मिले, तो फिर हम इकट्ठे हो गए, करीब हो गए। उसके बाद दूरी आती गई। और अभी पिछले 4-5 साल पहले भी आपको याद है कि बिल्कुल बहुत ही एक लिहाज से कोई राब्ता भी बहुत कम हो गया था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ? अब मैं इसीलिए समझता हूँ कि ये मई 2025 ने एक बहुत ही बड़ी तब्दीली का ये मौजब बना है। पहली बात तो ये है कि भारत को शिकस्त हुई और उसने अमेरिका को कहा कि आप रुकवाइए। और जब अमेरिका ने रुकवा दी तो बजाय इसके कि उसके शुक्रगुजार हों, उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, उनको वो क्रेडिट देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब को 3 दर्जन बार ये बात कर चुके हैं और वो बड़े खफा हैं भारत से कि आप मुझे वो क्रेडिट नहीं देते, क्योंकि उनका भी रवैया उसी तरह ट्रांजैक्शनल है। दूसरी बात ये हुई कि दुनिया ने भी देखा और अमेरिका ने भी देखा कि भाई ये तो चीन का मुकाबला करने के लिए हमने इनको तैयार किया था, 2 दहाइयों से हमने इनकी इतनी इक्तिसादी और इतनी अस्करी इमदाद की थी। ये कैसा घोड़ा है जो पाकिस्तान के आगे भी बिदक गया, ये तो चीन का क्या मुकाबला करेगा? तो शकूक व शुबहात यूरोप में और अमेरिका में पैदा होने शुरू हो गए भारत के मुताबिक से। तीसरी बात ये हुई कि उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान और चीन तो इतना करीब आ गए हैं कि चीन ने अपनी वो टेक्नोलॉजी भी इनको दे दी जो एक्सपोर्ट के अलावा उनकी अपनी इंडिजिनस थी। मेरा मतलब यह था कि PL-15 की जो रेंज थी, जो एक्सपोर्ट वाली रेंज की बजाय उन्होंने इंटरनल दे दी, जिसकी वजह से भारत को गलतफहमी हुई और उनके जहाज गिरा दिए गए। तो चुनाचे उनको ये ख्याल आया अमेरिका को कि अगर हमने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर चीन का साथी बनने दिया तो फिर उनका इस खित्ते में कोई असर और रसूख नहीं रहेगा और चीन जो है वो इंडियन ओशन का अरेबियन सी तक पहुंच जाएगा। इस वजह से भी वो पाकिस्तान की तरफ नरम रूह उन्होंने रवैया इख्तियार किया। और चौथी मेरा ख्याल में वजह ये बनी कि जिस तरह भारत कभी कभी आंखें दिखाता है अमेरिका को कि वो कहता है जी मुझे तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखनी है, मैंने तो रूस के साथ भी ताल्लुकात रखने हैं, चीन के साथ भी रखने हैं, मुझे जो मर्जी मैं करूं, आप मुझे मदद करते जाइए लेकिन मैं अपनी पॉलिसी रखूंगा। उस पर भी उनका ख्याल है कि इनका भारत जो अपने अंग्रेजी में कहते हैं ना, गेटिंग टू बिग फॉर इट्स बूट्स, तो फिर अच्छा अखर पाकिस्तान इसके ऊपर एक अच्छा चेक है, पाकिस्तान के साथ भी हम रवाबित रखते हैं ताकि भारत को भी समझ आ जाए कि ये वो बिल्कुल खुल खेल नहीं सकता है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात बनी हैं। फिर एक बीच में और इजाफा हो गया कि वो कहते हैं कि हमारी
पाकिस्तान की इक़्तिसाद में अगर हमारी कंपनीज भी आगे बहरावर हो सके, खुसूसन जो चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स रोकी, तो उनका ख्याल था कि बलूचिस्तान का बड़ा अच्छा इलाका है, वहां से हम काफी मादनियात ले सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर शायद ऑफ शोर तेल और गैस के जखायर हैं, जो एक बार कोशिश भी की गई थी पिछली हुकूमत के दौरान, अब वो दोबारा उसको शायद कोशिश की जाए। तो ये बहुत सारी वजूहत की बुनियाद पर एक ट्रांजैक्शनल बेशक रिलेशनशिप है, यकीनन ये एक शॉर्ट विंडो है और यकीनन ये बदल जाएगी, क्योंकि भारत और अमेरिका एक नेचुरल अलाइज हैं। लेकिन कम अज कम अभी इस वक्ती तौर पर जो आपको मिल रहा है फायदा, उससे पाकिस्तान का कद काठ माशाल्लाह बहुत ऊंचा हुआ है। कुछ लोगों का ये खदशा है कि अगर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इतने अच्छे हो रहे हैं, जिस तरह हमने देखा, आपने भी जिक्र किया कि 3 दर्जन दफा वो भारत को बड़े शर्मिंदा कर चुके हैं और कश्मीर का जिक्र कर चुके हैं, 7-0 की बात कर चुके हैं। इतने अच्छे ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पे रखना पड़ सकता है। व्हाट इज योर टेक? कि पाकिस्तान ने ये बारहा ये वाज़ेह किया है पूरी दुनिया के सामने कि चीन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इसके साथ जो हमारी दोस्ती है वो हमेशा से है और शायद हमेशा रहेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि चीन ने कभी भी पाकिस्तान पे अपनी धौंस नहीं जमाई, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान के इलाकाई इस्तेहकाम की इज्जत की है, पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया इंटरनेशनल फोरम्स पे, और पाकिस्तान में उस वक्त सरमायाकारी की जब पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की का अरूज पर थी। तो पाकिस्तान को इस मामले में किसी किस्म की दो राय नहीं होनी चाहिए। पिछली जो हुकूमत थी उसमें बदकिस्मती से, अंग्रेजी में कहते हैं, मिक्स्ड मैसेजिंग करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से कुछ हमें नुकसान हुआ। चीन के साथ आप बिल्कुल इस किस्म का राब्ता, उस किस्म के मामला ना करिए। चीन पाकिस्तान का गहरा सच्चा अच्छा दोस्त है, आप उनकी इज्जत करते हैं, वो आपकी इज्जत करते हैं। ताहम इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान किसी और मुल्क से अपनी दोस्ती या अपने ताल्लुकात नहीं बढ़ा सकता, बशमूल अमेरिका के। और चीन ने तो बल्कि खुद पाकिस्तान से कहा है कि आप ये ताल्लुकात रखें इन सबके साथ, चीन भारत के साथ भी रखें, अमेरिका के साथ भी रखें, क्योंकि चीन की अपनी जो पॉलिसी है वो पीसफुल राइज की है। वो इलाके में उनके अपने 14 नेबर्स हैं, वो सिवाय हिंदुस्तान के उनके किसी के साथ भी ताल्लुकात खराब नहीं है। और हिंदुस्तान में भी आपने देखा कि उन्होंने अपने इक्तिसादी मामला जो है उनके साथ रवा रखे हैं। तो चीन जो है वो आपके लिए सिर्फ एक ही है। मैं उन लोगों से नहीं मानता जो ये कहते हैं कि हमें 2 कश्तियों में सवार नहीं होना चाहिए। भाई ये कश्तियां नहीं है, ये ताल्लुकात है। आजकल ऐसे दुनिया बन गई है कि जिसमें तनाजात भी साथ साथ है और तावन भी साथ साथ है। तो इस वजह से कोई ऐसा मुझे वजह नहीं नजर आती। हाँ, एक ही सिर्फ आप कीजिए काम कि जो भी ताल्लुकात आप चीन के साथ करें, अमेरिका के साथ करें, रूस के साथ करें, तुर्की, मलेशिया, जिसके साथ भी करने हो, अपने मफादात, और या मैं ये कहूँ कि अपने इक्तिसादी मफादात की बुनियाद पर करें। दुनिया आपकी इज्जत करेगी जब आप अपने मफादात की कर्म करें, दूसरों की ना जंगें लड़ें ना दूसरों के मफादात की तरफ जाएं। अपने मफादात की बुनियाद पर अगर ताल्लुकात आप कायम करते हैं सारी कौमों के साथ, तो मैं आपको बताऊं कि वो भी आपकी इज्जत करेंगे और पाकिस्तान के इस्तेहकाम में उनके स्टेक्स बनते चले जाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त है सर। गुज़िश्ता हुकूमत में हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट थी। हमने 30-40 हजार लोगों को यहाँ पर लाकर बसाया अफगानिस्तान से और कहा कि इनसे डील करने का यही तरीका है। अफगान महाजरीन को वापस भेजने की भी कोई उस जमाने में स्ट्रेटजी नहीं थी। अब अफगान महाजरीन का मसला भी इस मायदे में डिस्कस हुआ है। तो आपके ख्याल में वो स्ट्रेटजी गलत थी कि इनके साथ मुज़ाकरात इस तरह करें कि पहले इन्हें अपने घरों में बसाएं, अपने शहरों में लाएं 29-40 हजार लोगों को? देखिए, इब्तदाई गलती तो उस वक्त हुई थी जब 1980 की दहाई में सोवियत यूनियन की जो फोर्सेज हैं वो आई थी अफगानिस्तान में, और महाजरीन ईरान की तरफ और पाकिस्तान की तरफ निकलना शुरू हुए थे। ईरान ने तो सरहद के साथ साथ कैंप्स बना दिए, उनको बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड्स दे दिए। हमने अलबत्ता कुछ ज्यादा ही फराग दिली का मुजाहरा किया और वो पूरे मुल्क में फैल गए। आधे तो कैंप्स में रहे, बाकी सारे जो है ना पूरे मुल्क में फैल गए, कराची में, पेशावर में, हर जगह चले गए। नतीजा ये हुआ कि जब वक्त आया कि हम ये उनको कंट्रोल कर सके तो हम कंट्रोल नहीं कर सके। दूसरी वजह यह है कि कुछ हमारे अंदर ऐसे लोग हैं जो नरम गोशा रखते हैं, उनके लिए उनका ये ख्याल है कि इन्होंने ये जंग लड़ी है
अमेरिका के खिलाफ। इन्होंने बिल्कुल नहीं जंग लड़ी, मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने ये लड़ नहीं लड़ी। ये पाकिस्तान की अगर मदद शामिल हाल ना होती तो ये अमेरिका आज भी वहीं होता और ये आज भी पहाड़ों पर लड़ रहे होते। इस वजह से ये बात भी हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि भी पाकिस्तान ही वो कुव्वत था जिसने ये सारे करिश्मे दिखाए थे कि वहां से रूस भी चला गया और अमेरिका भी चला गया। तो आप अपने आप को डी बेस ना कीजिए, डी वैल्यू ना कीजिए, इनके साथ बातचीत अपने करके देखिए। तो हर मतलब पिछले दौर में भी की है, उससे पहले भी, उसके बाद भी की है, लेकिन ये मानते नहीं है, ये फैल जाते हैं। आपको याद होगा कि सवात में भी इनके साथ बातचीत शुरू की थी और फिर देखा था इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, हम आपकी पाकिस्तान के निजाम को भी नहीं मानते। तो अब ये बात इनके साथ नहीं होनी चाहिए, ना हुई है। इस दफा भी जो बातचीत हो रही है वो अफगानिस्तान में जो डी फैक्टो हुकूमत होती है काबुल में, वो तालिबान की है, बल्कि उनको तालिबान रजीम अब हमने कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो हुकूमत के तौर पर बिहेव नहीं कर रहे। वो अभी भी यूं समझ रहे हैं जैसे वो इंसर्जेंट्स हैं, वो पहाड़ों में लड़ रहे हैं। नहीं, वो आप हुकूमत बना चुके हैं, आप उस तरह बिहेव कीजिए ना, एक रजीम की तरह बिहेव करें। तो अगर वो हम उनके साथ बातचीत करेंगे, इनके साथ नहीं करनी चाहिए। ये दहशतगर्द हैं, ये ऐसा खून बहाते हैं कि मंगोलों की याद भी शायद आपको ताज़ा हो जाए। तो इस वजह से अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर एक सियासी इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत है। हमें तमाम सियासी पार्टियों को भी मुतहिद करना चाहिए, उनको भी लेके जाना चाहिए। दहशत गर्दी जो है वो किसी के हक में नहीं है। देखिए केपी के सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, सबसे ज्यादा खून पश्तूनों का बहा है, उसके बाद बलूचिस्तान का बहा है। उनको साथ लेकर चलना है कि भाई उनको ये चीज ये ठीक नहीं है। ये लोगों के साथ, जब आपने याद होगा कि जब ये अमेरिका के ट्रुप्स वहां से गए तो हमने इनके पता नहीं कितने उनको कहने पर काफी रिहा कर दिए इनके लोग, और उन्होंने जाके पाकिस्तान में मजीद खून रेजी की। अब हमारे हमें कोई और किसी किस्म का धोखा नहीं खाना चाहिए। हाँ, आपको ये भी याद होगा कि 2014 में हम जब दहशत गर्दी की जंग कर रहे थे, पहले सवात में फिर साउथ वजीरिस्तान में, जब हमने नॉर्थ वजीरिस्तान में जाना था, तो फिर जब ये ज़रबे अज़्ब हमने किया, उससे पहले एक साल तक सियासी पार्टियों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसिस में एक इत्तेफाक राय बनाया गया। नतीजा ये हुआ कि हम उसमें बहुत तेजी से कामयाब हुए। अब फिर वक्त आ गया है कि इनके खिलाफ एक किस्म का पूरा इत्तेहाद किया जाए ताकि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इकट्ठी हो जाए। जहां हम अगर कमजोर होंगे, ये उसका फायदा उठाते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम एक इत्तेफाक राय बनाएं और इनके खिलाफ कोई किसी किस्म की भी इनको यहाँ पे मौका नहीं मिलना चाहिए। सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और वो ये कि पाकिस्तान का अभी सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट हुआ, बड़ा जबरदस्त वायदा हुआ, हम उस पर बहुत खुशियां मना रहे हैं, मनानी भी चाहिए। लेकिन क्या वो हमारी इकोनॉमी की बेहतरी में, आम आदमी की फलाह में, यहाँ पर जिंदगी की खुशहाली में भी ट्रांसलेट हो सकेगा, या वो डिफेंस पैक्ट डिफेंस तक ही महसूस रहेगा? जी, मैं इस पे आता हूँ। पिछले सवाल के जवाब में एक और बात भी कहना जरूरी समझता हूँ। वो ये कि जो एस्टवाइल फाटा था, जो बाद में केपी का हिस्सा बन गया है, उनको वादा किया गया था कि आपके नॉर्मल हिस्से से बढ़कर आपको मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि उनके ऊपर बड़ी तवज्जो देनी चाहिए। वो आपका पहला लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर उनके अंदर तालिबान को, टीटीपी को जगह ना मिले तो वो आगे आ ही नहीं। इसलिए मेरा ख्याल है उस तरफ भी खास तवज्जो देनी चाहिए उनकी इक्तिसादी तरक्की के लिए। वो आपका पार्टनर बने तो फिर मैं समझता हूँ कि टीटीपी को कोई जगह नहीं मिलेगी। अब आता हूँ जो आपने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ है, ये मेरे ख्याल में आज तक, इससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो ताल्लुकात है, जो हमेशा से खुशगवार रहे हैं, हमेशा से एक दूसरे की मदद और मावन रहे हैं, और मावन रहे हैं। लेकिन इस दफा एक नई मैं समझता हूँ कि इनकी हाइट ले ली है इन्होंने, और उसमें ये कहा गया है कि उनके खिलाफ अगर जारियत होगी तो वो दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत समझी जाएगी, अगर पाकिस्तान के खिलाफ होगी तो वो दोनों मुल्कों के खिलाफ। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अगर सऊदी अरब जाके कहीं और जंग करना शुरू कर देता है या पाकिस्तान कहीं और जंग करना शुरू कर देता है तो वो दोनों आपस में खड़े होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डिफेंसिव एग्रीमेंट है। इसका मतलब यह है कि अगर इनके खिलाफ अगर जारियत होगी तो ये मिलकर जो है उसका दिफा करेंगे। अच्छा, इसका यह भी मतलब हरगिज नहीं है कि अगर एक के खिलाफ कोई जंग हो रही है तो दूसरा फौरन ढक से पहुंच जाएगा। ज्यादा इसका जो अमल दरामद होगा वो पीस टाइम पे होगा, यानी दोनों एक दूसरे की टेक्नोलॉजीज को देख सकेंगे, उससे बहराबर हो सकेंगे, उनके यहाँ
वेस्टर्न टेक्नोलॉजी ज्यादा है, हमारे यहाँ चीनी टेक्नोलॉजी ज्यादा है। पीस टाइम में हम मैन्युफैक्चरिंग, ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट की हम तावन भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग की वजह से इक्तिसादी तावन भी बढ़ सकता है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में हमेशा से ख्वाहिशमंद रहा है कि सरमायाकारी करे पाकिस्तान में, और वो शायद करेंगे। अभी भी कुछ वफूद आ रहे हैं इसी हवाले से। इस पे मैं ये कहना चाहूंगा आपकी वसातत से कि हमें अब अपने इक्तिसादी मामलात पर जरूरत से ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। हमारी कैपेसिटी बड़ी कम है एब्जॉर्ब करने की इन्वेस्टमेंट्स को, हमें वो कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे अपने कंसल्टेंट्स हम बनाए जो प्रोजेक्ट्स बनाना जानते हो। अभी तक हम प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो यहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी बड़े सालों से लगाना चाह रहे थे, लेकिन फिजिबिलिटी और प्री फिजिबिलिटी उस लेवल की नहीं बन पाती है। तो हमें वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट, अक़वाम मुत्तहिदा के कंसल्टेंट से उठकर अपने मुल्क में कंसल्टेंट तैयार करना चाहिए। दूसरा, हमें नेगोशिएट करना बहुत कमजोरी है हमारी। हम जो भी बड़ा प्रोजेक्ट नेगोशिएट करते हैं उसके लिए हमारी लीगल एक्सपर्टीज जो है ना वो इतनी काबिल नहीं है, और हम वो हार जाते हैं बाद में। उसके लिए भी जरूरी है कि होल ऑफ दी गवर्नमेंट अप्रोच हो। हमने वजारत खारजा में बहुत सारे नेगोशिएटर्स जो हैं वो ट्रेन किए जाते हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल भी नहीं लाया जाता। हर डिपार्टमेंट अपनी नेगोशिएशन खुद करता है, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तीसरी चीज ये है कि अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कीजिए, आने दीजिए बिजनेसेस को, ये इंडस्ट्री को लगने दीजिए। अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं उनका कॉन्फिडेंस भी बहाल करें, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे, और सऊदी अरेबिया से जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो भी ज्यादा बहरावर हो सकी। हमें पूरा अपना एक रवैया चेंज करना पड़ेगा इक्तिसादी अमूर की तरफ, क्योंकि जब तक आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी ना हो, आप बाकी मामलात में भी उतने मजबूत और तवाना नहीं हो सकते। बिल्कुल दुरुस्त है सर। आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तान बनियान मरसूस के बाद, एक जंग जीतने के बाद, हमने जिक्र किया कि अब एक बहुत बेहतर सिचुएशन में आ गया हुआ है इंटरनेशनली। अमेरिका से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, भारत को हम शिकस्त फाश दे चुके हैं, चीन के साथ हमारे मरासिम बहुत अच्छे हैं, दुनिया हमें मुख्तलिफ नजर से देख रही है, दिफाई मुआहिदा सऊदी अरब के साथ हो गया है, पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहाँ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के पास पहली दफा इस तरह की गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं आई। इससे पहले भी माजी में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आई जहां तमाम दुनिया की नजर पाकिस्तान पर थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने किसी ना किसी वजह से उन अपॉर्चुनिटीज को जाया कर दिया। वो एक लंबी बहस है किस वजह से जाया कर दिया, लेकिन आपके ख्याल में चंद वो इकदाम क्या हो सकते हैं कि जो हमें करने चाहिए जिनकी वजह से हम टेक ऑफ स्टेज से ऊपर जाए और ये मौका हमारे हाथ से ना निकले? आज से चंद साल पहले एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि आपने अपनी कौमी सलामती को एक मजीद जामे अंदाज से देखना है। इसमें ट्रेडिशनल डिफेंस हो, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अच्छा काम किया, हमारे पास न्यूक्लियर डिटेरेंस भी है, कन्वेंशनल कैपेबिलिटी भी हमने मार्का हक में साबित कर दी। लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी। देखिए ना, अब जब तक पाकिस्तान की जो अगली नस्ल है वो पढ़े लिखेगी नहीं, ट्रेन नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इस किस्म के मौके से हम फायदा नहीं उठा सकेंगे। और अगर आपके 60-70 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए वो कितना मुश्किल होगी, और किस तरह मिलिटेंट और दहशतगर्द तंजीमें उनको रिक्रूट कर सकती हैं। इस वजह से पाकिस्तान के लिए ह्यूमन सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जिसकी मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, ये भी बहुत ही लाजम व मलजूम है इनके ऊपर। यानी गोया एक जैसे कहते हैं कौम की साजी, जिसे कहते हैं ना कि नेशन बिल्डिंग जो है वो करने की जरूरत है। साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि एक हमारा जो बयानिया है, नैरेटिव है, उस पर बड़ा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि हमने इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी है, क्योंकि हमारे पास इतने थिंक टैंक्स नहीं थे और हमारे एकेडमिया को भी ज्यादा रहनुमाई नहीं थी। तो हम पे भारत की तरफ से जो बयानिया आया, जो मगरिब की तरफ से बयानिया आया, वो छा गया। उसमें उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर, अगर मैं इस वक्त गूगल करूं कि पाकिस्तान पे जो किताबें हैं और इस किस्म की पाकिस्तानियों की किताबें लिखी है कि पाकिस्तान के जो बिल्कुल आइडिया है उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठा दिए कि जैसे पता नहीं क्या हुआ था, कि कायदे आजम को पता नहीं था, ये क्यों बन गया, ये गलत हो गया। ये इसके लिए बहुत जरूरी है कि अब हम अपने दानिश्वरों को ये तैयार करें कि अपनी कौम को बनाएं, अपने बयानियों को बनाएं। मैंने एक बड़ी मॉडस्ट सी काविश उसमें की है। अभी मेरी एक किताब आई है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के ऊपर, और वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में सब जगह उसको
पजीराई इसलिए मिल रही है क्योंकि उसका जो पहला चैप्टर है उसमें मैंने एग्जैक्टली वो सवाल उठाए जो मैंने तमाम तलबा और तालिबात से और पाकिस्तान के स्केप्टिक से जमा किए, जिसमें वो कहते थे टू नेशन थ्योरी ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मैंने उनके जवाब दिए हैं क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारा बयानिया मजबूत है। पाकिस्तान का सिर्फ उसको आर्टिकुलेट करने की जरूरत है, उसको पहुंचाने की जरूरत है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह किसी से सेकंड अगेंस्ट नन हुआ। इसमें मैं एक मिसाल भी देना चाहूंगा और ये बिल्कुल पब्लिक फोरम पे दे रहा हूँ कि मैं 6.5 साल अक़वाम मुत्तहिदा की बेसमेंट में नेगोशिएशंस करता रहा हूँ न्यूयॉर्क में, और नेचुरली सारी कौमों से वास्ता पड़ा और अक्सर जगह पे मैं चेयर करता नेगोशिएशंस को। तो मैंने ये देखा, मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि दुनिया की जो 5 ज़हीन तरीन कौमों में से हमारी कौम भी शामिल थी, क्योंकि इतनी तेजी से सीखते थे और इतनी तेजी से फौरन ही उसको आगे पहुंचाते थे। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने सारे इंसानी वसाइल भी दिए हुए हैं, आपके पास दूसरे वसाइल भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं। आपको सिर्फ जरूरत है कि आप गवर्नेंस बेहतर करें, अपनी अपने उनकी मैनेजमेंट बेहतर करें। तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान जो है कायदे आजम के ख्वाब के मुताबिक जो है ना वो एक दुनिया की एक अजीम तरीन कौम बनकर नहीं उभरेगा। बहुत शुक्रिया आजाद चौधरी साहब, आपकी किताब के बारे में, किताब का शोरा मैंने बहुत सुना है। इस इंटरव्यू के इख्तिताम पर आपसे ये इल्तमास जरूर करूंगा कि अभी तक मैंने वो किताब मुकम्मल पढ़ी नहीं, एक दफा मैं वो पढ़ लूं, फिर उस किताब के हवाले से भी आपसे एक सेशन में गुफ्तगू करेंगे। आपके वक्त देने का बेइंतहा शुक्रिया।